हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेजेंड मिश्रा पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के विषय में। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप क्लास 10th हो, 12th हो, 9th हो, 11th हो या 6, 7, 8 से रिलेटेड हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ज़रूरी होने वाला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक बिना किसी फालतू बात के, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इसे हम 2 या 3 पार्ट में बनाने वाले हैं। आप सभी पार्ट को जरूर देखें। अगर कोई समस्या आए, प्रॉब्लम आए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जरूर ही हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। जैसा कि देख रहे हैं, हमारे पास 2 पार्ट है। यानी अब हम आपको बताएं, नरेशन से शुरू करें अगर हम, तो नरेशन किसको कहेंगे, क्योंकि हम थ्योरी थोड़ा बाद में पढ़ने वाले हैं, या अपनी ओरल बात आपको बता सकते हैं। तो नरेशन किसको कहेंगे, यानी हम कोई भी बात कहते हैं तो वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। या तो हम किसी को बात सीधी सीधी कहते हैं, और किसी की सुनी हुई बात को भी हम दूसरे को बताते हैं। यानी हमारा मन आया, हमने आपसे कोई बात कही, तो ये बात हो जाती है एक तरीके से डायरेक्ट। कैसी बात हो जाती है, डायरेक्ट। ठीक है। अगर जस्ट उसी बात को हम सुनकर किसी दूसरे को बताएं, तो इसको ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट। क्या सिंपल आपको समझ में आ गया। यानी अगर कोई बात हमसे पहली बार हो रही हो, या कोई हमसे पहली बार कह रहा हो, तो वो सिंपल सा कौन सी चीज होने वाली है, डायरेक्ट। बट उसी बात को हम अपने शब्दों में किसी दूसरे को बताएं, तो वो होने वाला है इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए थ्योरी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, डायरेक्ट का अर्थ है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स सामने की बात, तथा इनडायरेक्ट का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष। जब स्पीच या नरेशन, जस्ट आगे लिखा हुआ है स्पीच या तो फिर नरेशन, का अर्थ होता है वर्णन। यानी सिंपल से हमको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम वर्णन कर सकते हैं। यानी किसी भी बात का वर्णन करने के हमारे पास कितने प्रकार हो गए, 2। कौन कौन से, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। जस्ट हम नीचे देखेंगे तो सेम वही लाइन लिखी हुई है कि इस प्रकार से किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कौन कौन से वो प्रकार हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा प्रकार होने वाला है इनडायरेक्ट। ठीक है। तो जस्ट हम नीचे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच इन हिंदी देखते हैं, तो किसी वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन किए अगर हम वापस आपको बताएं, तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या तो फिर डायरेक्ट नरेशन। तो हमेशा डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखते हैं, क्योंकि जस्ट नीचे आप एक एग्जांपल देखेंगे और आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिलीप सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मतलब दिलीप ने कहा, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। हमने इस बात को दिलीप से सुना और जस्ट उसी के शब्दों में आपको बता दिया है। तो जस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा या जो भी बोलने वाला हो, उसी के शब्दों में बिना किसी का परिवर्तन किए, यानी अपने शब्द हमको बिल्कुल जोड़ने ही नहीं है उसमें। तो अगर हम आपको सेम टू सेम वैसा ही बोलें, तो वो कौन सा स्पीच होने वाला है, डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल में, दिलीप ने कहा है कि मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो हमने जस्ट आपको वैसे ही बता दिया, तो यहाँ पर सिंपल से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच ही है। ठीक है। जस्ट हम नीचे का एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ के देखते हैं। इस वाक्य में दिलीप ही स्पीकर है। स्पीकर किसको कहते हैं, जो अपनी बात को कहे। तो यहाँ पर बात तो दिलीप ही कह रहा है, इसीलिए वक्ता कौन होने वाला है, दिलीप। और उसके द्वारा कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कि धारा प्रवाह वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि बोलने वाले को स्पीकर कहते हैं, और अगर उसी बात को, जो भी बात स्पीकर बोले, उसको हम ज्यों का त्यों किसी दूसरे को बताएं, तो उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आपको कि डायरेक्ट क्या होता है। ठीक है। जस्ट हम ऊपर बढ़ते हैं तो एक हेडिंग हमको मिलती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी, पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। मीन्स जो डायरेक्ट स्पीच है उसके कितने पार्ट हैं। तो सिंपल सा है कि डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है, पहला भाग होने वाला है रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा भाग होने वाला है रिपोर्टेड स्पीच। तो कितने भाग हो गए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं चला कि ये 2 भाग कहाँ से आ गए। तो जस्ट हम आपको एग्जांपल में पढ़कर भी दिखाते हैं। सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखाते हैं, आप देखेंगे। और आपको पहले भी पता होगा कि जब भी हम कोई अपनी बात कर रहे हो, अचानक बीच में हमको कॉमा लगाना पड़ जाए, तो इसका मतलब हो जाता है कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तो हम दूसरी बात से उस बात को पूरी करते हैं। तो जस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी बीच में कॉमा लगे, तो कॉमा के इधर वाली एक पार्ट में बढ़ जाती है बात, और कॉमा के उधर वाली दूसरे पार्ट में बढ़ जाती है। तो जस्ट यहाँ पे भी ऐसा देखने को मिल रहा है एग्जाम्पल में। यहाँ पर पहला पार्ट देखेंगे, ही साइड टू मी तक चला, और जस्ट यहाँ पर कॉमा लगा था, इसलिए यहाँ पर रुक गया, और उसके बाद बात बदल जाती है कि आई एम फाइन। अगर इसका हिंदी जाने तो लिखा हुआ है कि उसने मुझसे कहा। अभी क्या कहा, ये बात तो पूरी नहीं हुई है, इसीलिए बीच में क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगा हुआ है कॉमा। तो जस्ट कॉमा के बाद देखेंगे कि आई एम फाइन, कि मैं अच्छा हूँ। तो इन दोनों सेंटेंस को आपस में मिलाने के बाद ही एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है जाकर। बट अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्ट सेंटेंस हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं। तो क्या यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, जी हाँ, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर है। तो सबसे पहली बात, 2 पार्ट हमको समझ में आए, कौन कौन से पार्ट हैं। एक तो वो जो ही सेड टू मी है, दूसरा वो जो आई एम फाइन है। तो जस्ट अब हम पढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच होते क्या है।
तो रिपोर्टिंग स्पीच की थ्योरी पढ़कर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमाज से बाहर वाले वाक्य मतलब जैसे ही सेड टू मी, ये कॉमा से बाहर है, को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में, चाहे ये सेंटेंस हो या जो भी सेंटेंस हमारे पास आ जाए, जैसे यहाँ पर भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस जगह पे भी देखेंगे आई सेड, बस इतने भाग को हम क्या कहने वाले हैं, रिपोर्टिंग ही कहने वाले हैं। ठीक है, जस्ट इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसके जस्ट बाद देखेंगे हम कि आई एम फाइन लिखा हुआ है, तो इसको कौन सा भाग कहने वाले हैं, जब एक भाग को हम रिपोर्टिंग कहेंगे तो बचा कौन, दूसरा, दूसरा भाग हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, सिंपल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट स्पीच में भाग की संख्या कितनी है, दो, पहला भाग रिपोर्टिंग और दूसरा भाग रिपोर्टेड। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो रिपोर्टिंग स्पीच के भी पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं जरा देखते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ही सेड टू मी, यानी ही यही तो कह रहा है अपनी बात को, यानी इसको हम कहेंगे रिपोर्टर, इसको क्या कहने वाले हैं, रिपोर्टर। बट जिस सहायता से, यानी कुछ भी इसको सहायता लग रही होगी अपनी बात कहने में, तो वो होती है रिपोर्टिंग की वर्ब। अभी किससे कह रहा है वो, मी मतलब मुझसे कह रहा है, तो हम होने वाले हैं वहां पर ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल सी बात करें तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वो भी किसकी, रिपोर्टिंग की, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी, और ये होने वाला है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जस्ट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जस्ट ऊपर देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। हम पढ़ भी चुके हैं कि अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। बट फिर भी परिभाषा पढ़कर देखते हैं एक बार। कॉमाज के अंदर आए हुए वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी आप नीचे देखेंगे आई वॉज बिजी यस्टरडे, ये कौन सा भाग होने वाला है, ये होने वाला है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे देखेंगे यह वह हिस्सा होता है जिसे ज्यों का त्यों लिखते हैं। अच्छा, जो कहते हो डायरेक्ट स्पीच में ही तो लिखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा वैसा ही आपने इस बात को बताया है। ठीक है, तो जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच भी जब वक्ता द्वारा कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों ना लिखें। अगर हम ज्यों का त्यों लिख देंगे तो डायरेक्ट स्पीच बन जाएगा, बट हम ज्यों का त्यों ना लिखकर अपने शब्दों में उसका भावार्थ लिखें या अपने शब्दों में उसे बोलें, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जस्ट नीचे देखेंगे तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अभी ऊपर साइड हुआ कि दिलीप ने कहा कि मैं बोल सकता हूँ धारा प्रवाह इंग्लिश, यानी मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब उसको देखो अपने शब्दों में हम क्या कहेंगे कि दिलीप सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अच्छा, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीजों की चेंजिंग हो गई। सबसे पहली बात, जिस जगह पर इन्वर्टेड कॉमा था वहां क्या लिखा हुआ है, दैट। ठीक है, और यहाँ पर कैन लिखा हुआ था उस जगह क्या हो चुका है, कुड। और जस्ट और देखेंगे तो और कोई खास चेंजिंग इसमें नहीं हुई है। तो दो चेंजिंग हमारे सामने दिखाई पड़ गई कि पहले नंबर पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब हुआ, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब बदल गई। तो क्यों बदली होगी, क्योंकि अब हम उसे अपने शब्दों में बता रहे हैं। इसीलिए कहा कि दिलीप ने कहा कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है। अभी हमने जस्ट ऊपर वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं बदला था, क्यों, क्योंकि हमने उसकी बात को ज्यों का त्यों रखा था, इसीलिए वो डायरेक्ट था। बट इसे हमने अपने शब्दों में बोला है, इसीलिए ये डायरेक्ट ना होकर क्या होने वाला है, इनडायरेक्ट स्पीच होने वाला है। ठीक है, तो जस्ट इसके नीचे अगर हम कुछ नोट पॉइंट है उसको पढ़ें तो हमको कुछ ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आ सकता है। इस वाक्य में इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर किसका प्रयोग हुआ है, दैट का। तो स्पीकर की कही गई बात को हमने अपने शब्दों में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख कर बता रहे हैं और जस्ट आपको बोल कर भी बता रहे हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी बात को इन्वर्टेड कॉमा में ना लिखें और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट जैसे शब्द का प्रयोग करें, तो वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच ही होती है। अच्छा, कुछ नियम भी हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के, तो पहले उसको देखते हैं कि कैसे कैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को बदल सकते हैं। तो अच्छा, आपको भी पता होगा सेंटेंस 3 से 4 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, यहाँ पे लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा होने वाला है निगेटिव। तीसरा इंट्रोगेटिव। चौथा कौन सा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और पांचवा कौन सा होगा, वो होने वाला है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें हमको ऑर्डर मिल रहा हो, रिक्वेस्ट हो रही हो, इंपरेटिव में जाता है। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट देखने को मिलता है, और इंट्रोगेटिव में हमको क्वेश्चन वर्ड के अलावा हो सकता है, ये जरूर है, क्वेश्चन मार्क तो परमानेंट आपके पास इंट्रोगेटिव में अवेलेबल रहेगा। तो आपको सेंटेंस समझ में आए कितने प्रकार के होते हैं, पहला असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन सभी सेंटेंस के माध्यम से हम डायरेक्ट स्पीच को बदलने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम के अनुसार सबसे पहले कॉमाज के बाहर परिवर्तन करते हैं। कॉमा के बाहर क्या क्या परिवर्तन करेंगे। अच्छा, जस्ट अभी आप फिर से ध्यान करो, कॉमा के बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो हम सबसे पहले उसमें परिवर्तन करेंगे। जस्ट हम जाएंगे इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के अंदर, तो उस वाले भाग को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, तो वहां पर परिवर्तन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किसके अंदर परिवर्तन करेंगे। तो उसके बाद कॉमाज के अंदर परिवर्तन किया जाता है, यानी सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग स्पीच में, देन हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। इन सभी परिवर्तनों को कैसे और कब करना है, ये सभी नियम नीचे दिए गए।
तो हम नीचे पढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस करनी है, क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं, तो उसको पढ़ के देखते हैं। जो वाक्य के बाहर का पार्ट है, बाहर मीन्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो कॉमाज के बाहर परिवर्तन करने के जो नियम है वो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। तो हम जस्ट नीचे देखेंगे, तो यदि कॉमा के जो बाहर है यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले थ्योरी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू आए, तो सैड टू जब भी आए, ये तो डायरेक्ट सेंटेंस में दिया होगा, तो बट जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें तो सैड को क्या लिख सकते हैं हम, टोल्ड। अच्छा, से टू को क्या लिखेंगे, टेल्स, और से को टेल्स में बदलते हैं। यदि वाक्य में सैड, सेज तथा से के बाद टू ना आया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। जस्ट हम एक चार्ट देखते हैं इधर। चार्ट आपको जब देखेंगे तब हमको कुछ ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखना है, सब में आप देखेंगे से हो, सेज हो या सैड हो, सबके बाद में टू आया है, तभी इधर हमने परिवर्तन किया है। बट आप ध्यान रखें, जब भी कभी डायरेक्ट में ये ना दिया हो, कौन सी चीज़, ये से, सेज और सेड के बाद टू ना दिया हो, तो इधर साइड भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी डायरेक्ट में अगर से के बाद टू ना दिया हो, सेज के बाद टू ना दिया हो और साइड के बाद टू ना दिया हो, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में से का से ही रहने देंगे, सेज का सेज ही रहने देंगे और सेड का सेड ही रहने देंगे। जस्ट आपको ये बात समझ में आई। बट अब यहाँ पर हम देखेंगे चार्ट में, तो हमको समझ में आया होगा कि से टू, सेज टू और सेड टू लिखा है। तो जब कभी डायरेक्ट में से टू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय केवल से टू की जगह पर हमको क्या बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब में या स्पीच में टेल लिख देना है। तो सेज टू की जगह पर हमको टेल्स लिख देना है और सेड टू की जगह पर हमको लिखना है टोल्ड। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कॉमाज में चेंजिंग की। तो कॉमा में क्या चेंज करने वाले हैं, अगर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव मीन्स पॉजिटिव, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कॉमा को हटाकर हम दैट लिखते हैं। अभी हमने कहा ऊपर, तो अब नीचे भी एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा सकते हैं कि ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट श्योर, कि मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर मतलब मैं पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ। तो ही सेड, उसने कहा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो डायरेक्ट में था, बट इनडायरेक्ट बनाते समय हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख दिया है, दैट। अब समझ में आ गया, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट ही लिखेंगे। ठीक है, तो जस्ट देखेंगे ही सेड दैट। अब यहाँ आई को कैसे बदला है, आई को बदल के यहाँ पर ही लिखा गया है, आई एम को बदल के वॉज लिखा गया, बाकी सब सेम का सेम रखा गया। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे। आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे कि हम कॉमा को किस में चेंज करते हैं। कॉमा को हम चेंज कर देते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को सिंपल सा दैट में। और जस्ट हम आगे देखेंगे, अगर केवल देखिए यहाँ पर साइड दिया हुआ है, साइड के जस्ट बाद क्या नहीं दिया गया है, टू, इसीलिए यहाँ इनडायरेक्ट में भी साइड ही लिखा है। अगर यहाँ होता साइड टू मी, तो यहाँ साइड टू की जगह क्या हो जाता, तो टोल्ड हो जाता। तो जस्ट उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस, और इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे उसके कई सारे रूल्स हैं चेंजिंग इन प्रोनाउंस के, और उसके बाद पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम इसको शॉर्ट करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इंतजार करें दूसरे वीडियो का और उसे भी जरूर जरूर देखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।